गुड इवनिंग बच्चों। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और बना भी पा रही थी तो मैं डाल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा मोबाइल बदल गया है और जब मोबाइल बदलता है तो मुझे उसका सिस्टम ही कुछ नहीं आता है। तो कम से कम एक सप्ताह मुझे लगा उसे जानने के लिए, और साथ ही साथ मैं बता चुकी हूँ कि मैं जो मायके वाला डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, अपने मायके में ही पढ़ाती थी, उस विद्यालय को चेंज करके और अपना डिस्ट्रिक्ट आ गई हूँ, अपने घर में रहती हूँ। तो अच्छा देखते हैं और चलता है। एक बल्ब खींच कर गया है बाबू। और यहाँ से स्कूल की दूरी जाने में 2 जगह बदलना पड़ता है और पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो 1.5-3 घंटा मेरा समय रास्ते में गुजर जाता है। मैं जब वहाँ रहती थी तो मुश्किल से 5 मिनट में पहुँच जाती थी बाइक के जरिए या टोटो से। ज़्यादा करके बाइक से ही आती जाती थी, परंतु यहाँ से जाने में 1.5 घंटा समय लग ही जाता है। तो जो कुछ बनेगा विद्यालय में या यहाँ इसी तरह से मैं डालूंगी। तो अब मैं बात ना करके और आती हूँ अपने जो दिया गया है हेडिंग कि क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो वहाँ एक शब्द है पूर्णांक और एक शब्द है व्यवकलन। व्यवकलन का दूसरा नाम घटाव, जिससे हम लोग पूर्ण परिचित हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? किताबी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में, मातृभाषा में बताती हूँ कि कहता है कि क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत यानी घटाव के अंतर्गत सम्मिलित है। सम्मिलित है यानी 2 पूर्णांकों को जब हम घटाएंगे तो जो अंतरफल आएगा यानी घटा करके जो बचेगा उसका वह क्या पूर्णांक ही होगा। अगर होगा तो क्या होगा इसका इसमें क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कहेंगे हाँ, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। और नहीं होगा तो क्या लिखेंगे कि नहीं, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्लास में मैं बताती हूँ, बच्चे बहुत अधिक हैं यहाँ, तो उतना सही से बच्चों के शोरगुल में हो सकता है कि मैं डालने वाला वीडियो नहीं बना सकूं, लेकिन डाल देती हूँ और उसका मैं फिर से शांतिपूर्वक बना रही हूँ। इसके पहले मैं बनाई हूँ कि क्या पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। और क्या पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत सम्मिलित है। और क्या पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। ये मैं बता चुकी हूँ। और अब
आई हूँ। अगर जो मैं 4 तथ्य 4 कोटेशन जो बोली समझ में नहीं आ रहा होगा और नहीं देखे होंगे वीडियो, तो इसे ज़रूर एक बार लिख देंगे कि वीडियो बना दीजिए। तो मैं घर में आती हूँ। अभी ज़्यादा नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं बजा होगा, मैं देखी भी नहीं लगाते समय, यानी 9 पार नहीं किया है। तो पूर्णांक पहले बता चुकी हूँ कई एक बार, आप लोगों को भी बताई हूँ कि पूर्णांक कहते हैं किसे। तो इसमें भी थोड़ा सा जब पूर्णांक है तो बार बार बताने का मतलब यह नहीं है कि मैं समय टाइम पास करती हूँ। इसका तात्पर्य है कि मुझे लगता है कि क्या पता समझ में आया या नहीं। आप लोग समझदार हैं, यह मैं जानती हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको देर में समझ में आता है, और बड़े मेरे छोटे भाई भी हैं तो मेरे लिए बच्चे भी हैं, मेरी बहनें भी हैं अगर छोटी तो मेरे लिए बच्चे हैं, और बहुएं भी हैं तो मेरे लिए बच्चे हैं। तो अब पूर्णांक पहले थोड़ा सा उस पर एक झलक बता रही हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग पूर्णांक पर व्यवकलन पर आ जाएंगे। पहले नंबर, इससे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 और आगे बढ़ते जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहेंगे तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी जान जाएंगे कि इसका मतलब है कि एक कुछ भी गिनने की प्रारंभ करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। अगर कहें कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। इसमें कभी नहीं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो 4 तक पहुंचेगा। 0 1 2 3 4, लेकिन गिनती जब भी होता है तो 1 से शुरू होता है। तो यही प्राकृत संख्या है। तो आप और आगे बढ़े, इसमें 2 क्वेश्चन याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी तो गिनती शुरू होता है क्या चीज से? 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक बढ़ता है। यही प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि संख्या बड़ी से बड़ी अनंतों तक उसका अंत नहीं है, उसका किनारा नहीं है, दाएं तरफ बढ़ने का किनारा नहीं है, लेकिन स्टार्ट जहाँ से हुआ है यह जो है यह शुरू संख्या है जो 1 है, और 1 से कोई भी संख्या इससे छोटा नहीं है जो प्राकृत संख्या है। क्योंकि जब आरंभ ही हो रहा है, प्रारंभ ही हो रहा है, शुरू ही हो रहा है 1 से, तो इससे छोटा और कौन रहेगा? तो यही प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। अब हम लोग मिटाते हैं इसे और आगे चलते हैं कि इससे काम नहीं चला, प्राकृत संख्या से काम नहीं चलने लगा, तो गणितज्ञ एक संख्या और बना दिए जिसका नाम रखा गया शून्य। तब स्टार्ट हुआ संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा ऐसे करें, पहले जो मैं बताई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है बाबू? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और इस तरह से, यानी पढ़ते जाइए। अगर क्या कहता है, यह तीर का निशान बता रहा है कि बढ़ते जाएंगे, इसका अंत नहीं है।
लेकिन शुरू है कि इस बिंदु से हुआ। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और यदि एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन है, तो कहेंगे 2 सम प्राकृत संख्या। और इससे काम नहीं चला तो मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि संख्या एक और निर्माण हुआ। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने एक संख्या शून्य का आविष्कार किए और उसके बाद तब फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 या 7, कुछ भी कहाँ तक ले जाएं, जहाँ जगह है उतना तक ले जाएं और बढ़ते जाएं। अब बताइए कि इसे क्या कहा गया? तब संख्या हो गया पूरा, तब इसे कहा गया क्या चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 को छोड़ करके और सभी प्राकृत संख्याएं हैं। यानी 0 को छोड़े तो एक प्राकृत संख्या की कैटेगरी में है और एक पूर्ण संख्या की कैटेगरी में भी है। इसके पार्टी में भी है और इसके पार्टी में भी है। तो एक पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या, 2 प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या, 3 प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या, 4 प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या भी, 5। इससे और अधिक अंत, इसका भी कोई अंत नहीं है। और अगर कहे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कहेंगे 0 है। इससे और कोई संख्या छोटा नहीं है जिसे हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो प्रश्न रहे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0 है। बाबू मुझे बहुत खराब आदत है मेरा हैबिट कि जो कुछ मैं बताना चाहती हूँ उसके फिर बताने से पहले उसके अंदर तह तक नीचे घुस जाती हूँ और फिर यह लंबा हो जाता है उस पॉइंट पर आते आते। न जाने यह मुझे आदत अब छूटेगा नहीं। जिसका जो नेचर रहता है वह बदलता नहीं। यह मेरी गंदी, क्या कहें इसे, बैड हैबिट बताना चाह रही हूँ, पूर्णांक व्यवकलन। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या पता प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जाने होंगे या नहीं। तो अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसका किनारा ही नहीं है, इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। और अब कहे कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन है, 1 है। और सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन है, तो 2 है। इस तरह से पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर प्रश्न में रहे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या कहेंगे जवाब में? हाँ, यस, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी है। कोई ऐसा संख्या नहीं है जो प्राकृत संख्या वाला पूर्ण संख्या में नहीं है। यदि इसके अपोजिट, इसके विपरीत अगर प्रश्न रहे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि इसमें है पूर्ण संख्या में 0 जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। और इस तरह से कह सकते हैं कि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं और सभी प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या है ही। अब दोनों आप लोग समझ लिए होंगे, जिसमें अब हम जाएंगे क्या चीज पर? प्राकृत संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या समझ लिए, सम संख्या समझ लिए, विषम संख्या समझ लिए। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है सम संख्या कहलाता है, और जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहलाता है। थोड़ा सा पानी पीती हूँ बाबू, और उसके बाद मैं तुरंत बताती हूँ।
लोग चलते हैं पूर्णांक पर, उसके बाद पूर्णांक के अंतर्गत व्यवकलन समृद्ध है या नहीं, इसका हम लोग जिक्र करेंगे, जानेंगे। यह संख्या रेखा जो है टेढ़ा मेढ़ा भी है, आप लोग नहीं करेंगे टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि मेरा कुछ दिन में लगता है ये हाथ कांपेगा। दिख रहा होगा बाबू? अभी मैं सिर्फ पूर्णांक के बारे में बताती हूँ, और ऊपर में जो हेडिंग दिया गया है उसे तो बताऊंगी ही, चाहे कितना भी लंबा हो जाए। पूर्णांक। अब संख्या रेखा पर यदि संख्या को दर्शाते हैं तो हम लोग पहले शुरू करते हैं शून्य, सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य है, उसके बाद बढ़ते जाएंगे इस तरफ दायां तरफ, तो क्या होगा बच्चा, एक के बाद एक, उसके बाद एक में एक जोड़ दिए तो दो, दो में एक जोड़ दिए तो तीन, और तीन में एक जोड़ दिए तो चार, और चार में एक जोड़ दिए तो पाँच, और पाँच में एक जोड़ दिए तो छः, और छः में एक जोड़ दिए तो सात, और सात में एक जोड़ दिए तो आठ, और आठ में एक जोड़ दिए तो नौ, और नौ में एक जोड़ दिए तो 10, और 10 में एक जोड़ दिए तो 11, और 11 में एक जोड़ दिए तो 12, और 12 में एक जोड़ दिए तो 13, और 13 में एक जोड़ दिए तो 14, और बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। अब तो यह इधर यहाँ से इधर जो संख्या बढ़ रहा है यह इससे पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, अभी मैं इसी में बता चुकी हूँ। और यह डॉट डॉट दें, डॉट डॉट देते हैं और इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी इसका बढ़ने का कोई सीमा नहीं है, बढ़ते जाएंगे, जीवन भर बढ़ते जाएंगे संख्या, लेकिन संख्या का अंत नहीं होगा। ये सबसे बड़ी संख्या कौन है? और इसके बाद और सबसे शून्य से शुरू किए हैं, तो इससे क्या साबित हुआ कि शून्य में जोड़े एक तो एक हो गया, एक में जोड़ दिए दो तो दो हो गया, और दो में एक जोड़ दिए तो तीन, तीन में एक जोड़ दिए तो चार। यानी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो उसमें एक जुटा हुआ है संख्या, यानी इस तरह से संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही बाबू? बढ़ रही है। और तो प्रश्न उठता है कि क्या सबसे छोटी संख्या तो शून्य है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मैं अपनी तरफ से बुक को नहीं देखी हूँ, अपने माइंड से बता रही हूँ कि जब प्राकृत संख्या से काम नहीं चला तो शून्य का आविष्कार हुआ और दशमलव का आविष्कार हुआ, और इससे शून्य से भी छोटी संख्या होती है जिसका नाम है -1। -1 से भी छोटी संख्या है -2, -2 से भी छोटी संख्या है -3, और -3 से भी छोटी संख्या है -4, और -4 से भी छोटी संख्या है -5, और -5 से भी छोटी संख्या है -6, और -6 से भी छोटी संख्या है -7, और -7 से भी छोटी संख्या है -8, और -8 से भी छोटी संख्या है -9। तो उधर तो लेकर के चल गए हैं 14 तक, लेकिन इधर अब मैं इसे लास्ट करती हूँ।
जगह जितना रहेगा उतना ही लिखना है। समझना जरूरी है। ये हो गया -9 और -10 और एक और अटका है -11 और उसके बाद डॉट 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 इधर बाएं तरफ बायां पक्ष बढ़ रहा है, इधर चल रहा है और इधर चल रहा है। और अगर शून्य से नीचे हम चलते हैं तो भी माइनस की तरफ चलेंगे और शून्य से ऊपर चलते हैं तो इसी तरह से ऊपर प्लस की ओर चलेंगे। तो शून्य से इसे इस तरह से करते हैं कि यह जो शून्य है इसमें यह अकेले शून्य है, अकेले है और इधर शून्य के दायां तरफ दायां पक्ष कहें और शून्य के इधर बायां पक्ष। देखिए शून्य के इधर दाहिना हाथ है और इधर बायां हाथ है, तो शून्य के बाईं ओर जितनी सारी संख्याएं हैं उसमें माइनस लगा हुआ है और शून्य के बाईं तरफ जितनी संख्याएं हैं उसमें प्लस लगा हुआ नहीं है, परंतु इसे हम प्लस ही समझेंगे कि सभी संख्याओं के पहले प्लस है, यानी +1 +2 +3 और +4 और +5 और +6 +7 +8 इस तरह से बढ़ रही हैं। तो संख्या के पहले कोई चिन्ह है या नहीं है तो माइनस कहेगा, तो वह संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा बच्चा? ऋणात्मक संख्या। और इसके दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, यानी जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं भी है और जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह है, इस दोनों को कहेंगे धनात्मक संख्या। नहीं दिया हुआ है कोई चिन्ह, ऐसे है सिर्फ सादा सादा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सारी संख्याएं धनात्मक है। और इधर तो नितांत आवश्यक है कि माइनस देना। अगर माइनस घटाव का चिन्ह संख्या के पहले है तो वह संख्या कहलाएगा ऋणात्मक संख्या। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही बता रहा है कि ऋण से हुआ ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? ऋण मतलब होता है कर्ज, यानी यह संख्या जो है कर्जदार है। और धनात्मक धन से तात्पर्य क्या होता है कि धन संपत्ति रुपया पैसा, इसका मतलब है कि यह धनाढ्य है, यह प्लस वाली संख्या है और यह माइनस वाली संख्या है। और यह जो है यह शून्य जो है इसका ना तो धनात्मक के पक्ष में है और न तो ऋणात्मक के पक्ष में है, इसे शून्य है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। तो लिखना जरूरी नहीं था, इसे तो मैं मिटाऊंगी है, परंतु आपको समझना जरूरी है। देखिए काको कोडबा लिखा हुआ, शून्य है, ना तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। तो यहाँ 3 तरह की संख्या देखने को मिला। कौन कौन? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक, 3 तरह की संख्या। धनात्मक संख्या यानी बढ़ रहा है, इधर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ते जाता है। परंतु
ऋणात्मक संख्या जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो संख्या का मान घटते जा रहा है। माइनस शून्य जो है माइनस एक से बड़ा है और इससे और एक से ये शून्य छोटा है। इधर वाली एक से शून्य छोटा है और इधर वाली एक यानी माइनस एक से बड़ा है, बड़ी संख्या। तो इधर उतरते हुए है यानी शून्य से छोटा माइनस एक, माइनस एक से भी छोटा माइनस दो, माइनस दो से भी छोटा माइनस तीन, माइनस तीन से भी छोटा माइनस चार, माइनस चार से भी छोटा माइनस पाँच। यानी जैसे जैसे संख्या तो इसके अनुसार अगर देखें तो दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो अधिक जो रहेगा वह संख्या छोटी रहेगा और जो कम है वह संख्या बड़ी है। अगर यहाँ दिया रहे कि एक संख्या है माइनस 10 और एक संख्या है माइनस 2, अब दिया जाए कि कौन संख्या बड़ी और कौन संख्या छोटी, यह रिक्त स्थानों को भरिए। तो ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, दो तो छोटा है 10 बड़ा है, लेकिन यह देखें इसके पहले माइनस लगा हुआ है यानी यह 2 रुपया का कर्जदार है और यह 10 रुपया का कर्जदार है, तो कौन छोटा हुआ, 2 ही रुपया का कर्जदार है। इसका मतलब है कि इसके अनुपात में इसका स्थिति ठीक है, यानी क्या हुआ माइनस 2 बड़ी है और माइनस 10 छोटी है। इस तरह से चाहे बढ़ते इधर घटने का भी कोई अंत नहीं है, छोटी से छोटी संख्या का भी कोई किनारा नहीं है और इधर धनात्मक संख्या बड़ी से बड़ी संख्या का भी कोई किनारा नहीं है। और ये तो सिंगल पीस है, शून्य, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो अब इसमें क्या समझेंगे, यह जो 3 तरह की संख्याएं हुई, ऋणात्मक संख्या यानी जिस संख्या के पहले माइनस लगा हुआ रहेगा और धनात्मक संख्या जिस संख्या के पहले प्लस लगा रहे या नहीं कोई चिन्ह नहीं लगा रहे, तो यह संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और एक इसमें घुसा हुआ है न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। इसमें एक यह हुआ और एक इधर यहाँ से बंद कीजिए तो इधर भी हुआ, यह ऋणात्मक वाले इसका चिन्ह होता है माइनस और इस शून्य से इधर वाली संख्या का चिन्ह होता है प्लस। इसे कहा जाता है ऋणात्मक जैसे है उसी तरह से यहाँ धनात्मक होगा, इसे क्या कहा गया धनात्मक संख्या। और यह ना तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, तो इन तीनों प्रकार की संख्या जो दिया हुआ है यहाँ ऋणात्मक, धनात्मक, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, 3 तरह की संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और एक शून्य जो न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक है। इस शून्य समेत धनात्मक, शून्य समेत सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक। इसका परिभाषा बस इसमें सोचें, जितने भी माइनस वाली संख्याएं चाहे वह भिन्न में रहे या पूर्णांक कैसे ही है उसे माइनस लगा हुआ रहेगा तो वह संख्या धनात्मक है यानी पूर्णांक है। और यदि संख्या धनात्मक है या प्लस लगा हुआ या नहीं लगा हुआ तो भी संख्या पूर्णांक है। और शून्य भी पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है। तो इन तीनों तरह की संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है, तीनों तरह की संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है। यानी सभी पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होता है पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सब उसके बाद सभी माइनस वाली संख्या पूर्णांक कहलाता है। तो अब हम लोग पूर्णांक जान गए हैं, समझ लिए हैं और क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। ये तो मिटता ही नहीं है।
मैं इसे भिगो कर लाई हूँ बेटे, बस थोड़ा सा और सब्र करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि मुझे जिसे मोबाइल नहीं चलाना आएगा वह इससे क्या आशा उम्मीद कर सकेगा। मैं तो अपना जो लक्ष्य है कि जो पिछड़ चुके हैं उन्हें कुछ सीख लें, जो मुझसे बन सके। अगर कोई भूखे व्यक्ति को और अपने हिस्से का 1/2 रोटी भी दे देते हैं तो थोड़ा सा तो सब्र बनता है, उसे पर ही पानी पी सकता है, बस यही समझिए। तो क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है? अगर पूर्णांक अगर यहाँ दिया हुआ है कि एक पूर्णांक है प्लस वाली संख्या और व्यवकलन यानी घटाव, और दूसरा पूर्णांक दे देते हैं क्या -2, इसे घेर देंगे माइनस वाली संख्या। क्रिया क्या चीज कर रहे हैं? घटाव का, व्यवकलन का, और व्यवकलन के दोनों तरफ देखते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या, यानी इसका क्रिया करना है कि किसका आंसर क्या आता है। तो आंसर आता है बच्चा, इसका आंसर आएगा 1 और माइनस हो जाएगा प्लस और 3, यानी अब इसका आंसर आएगा 4 आया। तो क्या 4 पूर्णांक नहीं है? प्लस वाली संख्या भी तो पूर्णांक ही है। तो अब लिखें यह पूर्णांक के अंतर्गत यह जो व्यवकलन है, घटाए हैं 2 पूर्णांक के बीच यह जो चिन्ह दिया हुआ है घटाव का, वह घटाने का क्रिया करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ 4 माइनस व्यवकलन का क्रिया किए हैं, तो इस 2 पूर्णांकों के व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? यह पूर्णांक ही आता है। अगर पूर्णांक नहीं आता तो कहते कि नहीं है, लेकिन धनात्मक संख्या भी तो पूर्णांक ही है। तो क्या लिखेंगे? लिखें क्या बच्चा, इसी तरह से समझ लें कि हाँ यही है सम्मिलित। सम्मिलित के मतलब यही हुआ कि जो 2 संख्या के बीच क्रिया कर रहे हैं तो अब उसका अंतरफल भी मुझे पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। अगर दूसरा उदाहरण लें, क्या चीज, छोटी छोटी संख्या का उदाहरण इसलिए देते हैं कि इससे अगर सीख लिए तो बड़ी संख्या अगर यहाँ दे दिया जाए कि 5 लाख माइनस और यहाँ कुछ भी -25 लाख इक्वल टू कितना, बराबर कितना, तो इसी तरह से हम उसका क्रिया करेंगे चिन्ह का और उसके बाद जोड़ देंगे, तो फिर जोड़ करके जो आएगा बड़ी से बड़ी संख्या आया, लेकिन वह भी तो पूर्णांक रहता है। अब अगर दिया हुआ है -5, क्या है यह? पूर्णांक है और व्यवकलन करना है यानी घटाना है, और इधर भी पूर्णांक देते हैं यानी माइनस वाली ही संख्या अगर दे दें तो कितना आएगा? अगर माइनस वाली ही संख्या फिर दे दें, कुछ दे दें, -1, -10, -4 कुछ भी दे दें, तो अब इसका व्यवकलन घटाव दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या भी एक पूर्णांक है, और घटाने की क्रिया करेंगे तो पहले -5 है और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और फिर 4 लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, एक माइनस वाली संख्या और एक प्लस वाली संख्या जब रहेगा तो हर हालत में घटाना है, माइनस प्लस माइनस घटाना है, तो कौन संख्या में घटाएंगे? 4 में 5 घटेगा नहीं, तो -5 में 4 यदि घटेगा तो कितना बचा? 1, और -5 में जो बड़ी संख्या है जिसमें घटाए हैं वो माइनस वाली संख्या है, इसका मतलब
एक आंसर आया। आंसर सब में नहीं लिख रहे हैं। देखिए जो भिगो करके दिए इसलिए यह सफेद हो गया है। -4। अब क्या करें, बुक से दें उदाहरण, इसमें कुछ नहीं बच्चा, जो है वह मैं बता ही रही हूँ। यह इस बार जो बुक आया है NCERT का है, क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बदला हुआ है, लेकिन हाँ अब लास्ट में लिखेंगे। तीसरा उदाहरण लेते हैं। बिना उदाहरण का तो समझ में आएगा ही नहीं, चाहे जितना भी लेक्चर दे दिया जाए। अगर जोड़ का नहीं घटाव का चल रहे हैं हम लोग, व्यवकलन दिया हुआ है एक संख्या है 7, धनात्मक है, यह संख्या पूर्णांक है, और फिर घटाव का चिन्ह दिए, व्यवकलन घटा दिए, और दूसरी संख्या है 2, यानी यह तो व्यवकलन का चिन्ह है और इसे घटाते हैं तो 7 और 2 है। इसका मतलब 7 भी इधर भी धनात्मक और इधर भी धनात्मक, जैसे यहाँ ऋणात्मक और यहाँ ऋणात्मक घटाए तो कैसे बनाए, यह चिन्ह जो है बदल गया प्लस। उसी तरह से इधर इस धनात्मक संख्या और 2 भी धनात्मक संख्या और इसका व्यवकलन करना, यानी दोनों पूर्णांक है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। तो यह भी क्या हुआ, पूर्णांक है, धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, पूर्णांक तो है, दिया हुआ है ऊपर में हेडिंग कि क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें भी क्या आया, यहाँ सम्मिलित है। फिर इसमें भी -1 आया है, तो इसे भी क्या लिखेंगे कि हाँ सम्मिलित है। और कोई संख्या लेते हैं, हाँ, और इसमें कितना आया, 5, तो इसमें भी लिखेंगे कि हाँ सम्मिलित है। और यदि जगह है नहीं तो और उदाहरण दे देती हूँ। क्या, या तो माइनस वाली संख्या माइनस तो इसे दे ही दी है। और अगर तीसरा चौथा उदाहरण अगर है कि क्या करें, नहीं देते हैं उनका, जब नहीं है इसमें से नहीं दे दिया जाए, तो अगर है -6 और घटाना है इसे 8, यह जो व्यवकलन करने का है, इसे यदि हम ढक देते हैं तो हमारे पास 2 संख्या, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली, और माइनस और प्लस दोनों पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो इसका जब व्यवकलन करते हैं तो प्राप्त होगा क्या, -6 और -1 8, तो दोनों को मिला देंगे तो 8 6 14, माइनस हो गया 14। तो यह भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, क्या है, हाँ पूर्णांक सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है, तो पूर्णांक इसमें सम्मिलित है, किसके अंतर्गत,
तो घटाव के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी इसको धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, कोई भी संख्या, एक शून्य का भी उदाहरण हम लोग लेते हैं। 5 में अगर दिया जाए कि कोई संख्या पहले ले ले, 5 में घटा दिए क्या चीज से, शून्य से, शून्य में शून्य को घटा दे से नहीं बच्चा, 5 में घटा दिए शून्य, घटाओ यानी व्यवकलन करना है। इधर शून्य तो शून्य भी क्या है, एक शून्य भी है जो पूर्णांक के अंतर्गत आता है, और यह 5 है तो 5 तो पूर्णांक के अंतर्गत आता ही है, और यह माइनस है तो यानी व्यवकलन करना है। तो 5 में घटा देंगे शून्य को तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5, जो कि यह भी पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्या, हाँ सम्मिलित है। और एक उदाहरण और देती हूँ, 8000। अब तो आप लोग समझ लिए होंगे, क्या करें, एक बड़ी संख्या कर दें या शून्य में से व्यवकलन करते हैं, -2। ऐसा उदाहरण भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि दे दे। तो पहले नंबर शून्य लिखे, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ 2, यानी शून्य में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। 5 में घटा दिए शून्य को तो भी 5, और शून्य में जोड़ देंगे 5 तो भी 5, शून्य में जोड़ दिए 2 तो भी 2, यानी पूर्णांक इसमें भी होगा, हाँ सम्मिलित है। अब कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिल रहा है कि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को घटाने पर हमें पूर्णांक नहीं आता। सभी उदाहरण जो है किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को घटाने पर जो प्राप्त होता है वह भी पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है, तो सम्मिलित है। क्या, व्यवकलन के अंतर्गत यानी घटाव के अंतर्गत पूर्णांक जो है सम्मिलित है, होता है। अब यह लंबा बहुत हो गया है, तो इसे रखते हैं और आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, और वीडियो बड़ा होने के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझसे छोटा बन ही नहीं पाता है। लगभग 43 मिनट का है बच्चा।